माई सेल्फ निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज हम थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, उसका आज ये पहला लेक्चर। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and interconversion of heat, internal energy and mechanical work। तो हम इस तरीके से टेम्परेचर को, हीट को, मैकेनिकल वर्क को इंटररिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग, जिसमें क्या आएगा आपका पिस्टन सिलेंडर आएगा। और थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे को कहेंगे? वो गैस होगी जो उस पिस्टन के अंदर भरी हुई हो। अब ये जो थर्मोडायनामिक्स होती है वो आपका बल्क सिस्टम को डील करती है और उस गैस के मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ उस गैस का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होते हैं, सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं। क्योंकि किसी भी गैस के लिए ऑब्वियसली दो तरह के वेरिएबल हो जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे प्रेशर गेज हो गया, टेम्परेचर तो आप किसी थर्मोमीटर वगैरह से, थर्मोकॉल से मेजर कर ही सकते हैं। तो जो भी गैस उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर में भरी हुई है, उसके ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स वो हैं जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को हम मेजर नहीं कर सकते। अब माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या है? वो सिस्टम का बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ह्यूज नंबर में मॉलिक्यूल जो उस गैस के अंदर बहुत सारे नंबर में, साथ ही उनकी वेलोसिटीज जो हमने आरएमएस वगैरह सब पढ़ी थी। तो आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम मेजर नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की, पर हम होल गैस का प्रेशर या टेम्परेचर उनके टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनली टेम्परेचर, प्रेशर को ही मेजर कर सकते हैं। पर इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब माइक्रोस्कोपिक स्कोप का पार्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें अब हम दो तरह की दीवारों को बार बार इस्तेमाल करेंगे, एक तो एडियाबैटिक वॉल होगी और एक डायाथर्मिक वॉल होगी। क्योंकि अभी मैं जीरो क्लास शुरू करूंगा तो उसमें मैं इन दोनों ही वॉल का इस्तेमाल करूंगा। अब एडियाबैटिक वॉल क्या है? ये एक ऐसी इंसुलेटिंग वॉल है जो मूवेबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, जो कि अपने अक्रॉस हीट को या एनर्जी को फ्लो नहीं होने देती। ध्यान से समझिए। तो एडियाबैटिक बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी। वो अपने अक्रॉस, यानी इधर से उधर या उधर से इधर, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में कभी हीट को पास ही नहीं होने देती। डायथर्मिक जस्ट इसके अपोजिट है। वो आपकी क्या होगी? कंडक्टिंग वॉल होगी, बहुत ही परफेक्ट कंडक्टर होगा, जो कि इजीली फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर एनर्जी फ्लो को अलाउ करेगा। ठीक है जी। तो इन दोनों को जरा ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल अभी हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में करने जा रहे हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हमने इस तरह की कंडक्टिंग और एक एडियाबैटिक वॉल हमने लगाई है। तो सबसे पहले तो आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इसने हमको टेम्परेचर के कंसेप्ट के बारे में बताया। क्योंकि कभी भी दो चैम्बर, मान लीजिए ये वाला है हमारा, ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर और ये सी चैम्बर है। तो सी चैम्बर की तरफ की जो दीवार आपको दिख रही होगी, है ना, मैं मार्कर से दिखाता हूं। तो सी चैम्बर की तरफ ये जो दीवार दिख रही है, ये तो है आपकी कंडक्टिंग, और ए और बी के बीच की ये जो दीवार दिख रही है, ये है आपकी एडियाबैटिक। सिमिलरली यहां पर ए और बी के बीच में है कंडक्टिंग वॉल, और ये जो ब्लू कलर की जो सी की तरफ दिख रही है वो है आपकी एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक तो हीट को पास होने नहीं देगी, ये हमेशा स्मूथली हीट को जैसे उधर जाने देगी। तो जीरोथ लॉ ने क्या बोला कि टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो तो लाइन बड़ी टिपिकल है। अदरवाइज यहां पर हम कहने क्या चाहते हैं, उस लाइन का मतलब क्या है कि ए यानी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, और वो इक्विलिब्रियम कैसे मेजर होगा? टेम्परेचर के थ्रू। और तो कोई इक्विलिब्रियम का कोई रास्ता नहीं कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही है। ठीक है, हम कोई इंडिविजुअल पार्ट की वेलोसिटी या मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट को हम निकाल नहीं सकते। तो इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करने के लिए हम किस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे? टेम्परेचर का। और वाकई में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने टेम्परेचर के ही कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो यहां पर ये वो क्या बोल रहा है कि यदि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ऐसे बी
भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखिए देख रहा है टी ए बराबर टीसी एंड टीबी बराबर टीसी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये है जीरोथ लॉ। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज द थर्ड सिस्टम, है ना, सेपरेटली then with each other, then they are also in thermal equilibrium with each other। तो फाइनली ये बात हो गई कि यदि ये इसके साथ और ये इसके साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है जी। तो फिजिकली समझने के लिए अब की बार यहाँ पर हमने ये बता दिया कि हमने एडियाबैटिक दीवार को उठा के ये कंडक्टिंग दीवार इसकी लगा रखी है, और यदि ऐसा कर दिया और वो शुरू में भी यदि इस तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में थे तो यहाँ पर भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके टेम्परेचर सेम हो चुके हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली पहले ही सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, ये तीन टर्म्स इस चैप्टर में आती रहेंगी। तो यहां पर आपको एक पिस्टन दिख रहा होगा, मूवेबल पिस्टन, ठीक है जी। और ये जो चैम्बर जैसा दिख रहा है ये है आपका सिलेंडर, तो मैं लिख दे रहा हूं CYL सिलेंडर, और ये जो सेक्शन है ऐसा वाला ये हो गया पिस्टन। अब आप कहेंगे नहीं देखा, अरे नहीं देखा, इंजेक्शन तो देखा है आपने, इंजेक्शन लगाते ना, फ्यूल रिवर आता है तो उस इंजेक्शन में फ्लूइड भरा होता है और पीछे से थंब से उसका कुछ पोर्शन होता है उसको हम प्रेस करते हैं, तो थंब से जिस पोर्शन को प्रेस कर रहे हैं वो मूवेबल है, यानी वो तो पिस्टन जैसा हो गया, और जहां फ्लूइड जिस सीरीज में भरा हुआ है वो आपका पिस्टन जैसा हो गया। ठीक है जी। चलो इसको तो अभी तो मेटल का मान रहे हैं, ये प्लास्टिक का नहीं है, वो तो एक एग्जांपल है। तो इस पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म में हम एक इधर तो ये बर्नर जैसा हीट जैसी दिखा रखी है, हमने बर्नर जला रखा है, तो यदि हम हीट देंगे तो ये हीट फाइनली मेटल के थ्रू ट्रांसफर होकर मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी, मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी टेंपरेचर पाके उनकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, और वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी तो वेलोसिटी तो मेजर कर नहीं सकते, पर एक बात जरूर होगी कि वेलोसिटी जब फास्ट होगी तो वो जाके कोलिजन करेंगे, वापस से लौटेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो पिस्टन का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस पिस्टन का मूवमेंट अदर देन हीट ट्रांसफर के भी हम कर सकते थे कि हम इस पिस्टन पर या तो कोई हैवी वेट रख के नीचे दबाएं या फिर इस पिस्टन को किसी दिखाए गए रोप पुली सिस्टम से खींचें, तब भी पॉसिबिलिटी थी कि पिस्टन आगे बढ़ जाता, और गैस तो क्योंकि फ्रीली फ्लोइंग होती है तो गैस का वॉल्यूम सबको फिल कर लेता मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता। ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम क्या है, जो भरी हुई गैस है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि सिस्टम क्या है या थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है। तो सिस्टम मेरे मुंह से कभी निकले या थर्मोडायनामिक्स सिस्टम मुंह से निकले मेरे, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये जो अंदर गैस भरी हुई है, इसी गैस का जो एड्रेस है वो किससे दिखाएं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से, जो हमारे क्या थे, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल थे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसलेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी और वाइब्रेशन भी होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम। यदि आइडियल गैस होती तो हम पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लेते, पर रियल गैसेस में तो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ली ही जाती है। तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से दिखाएंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से दिखा देंगे। ठीक है जी। और एक बात और है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू या डेल्टा यू से जरूर दिखाएं, तो ये जो डेल्टा यू है वो एक्चुअली टेम्परेचर में चेंज की प्रोपोर्शनल है। हालांकि इसका फॉर्मूला ये हुआ NCV डेल्टा टी, ये हम आपको केटीजी में क्लियर करेंगे, तो कम से कम ऊपर वाला ही याद रख लें, पूरा यदि याद नहीं रख पाए। वैसे इसमें क्या है, N नंबर ऑफ मोल है, CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो जब भी आपने इसको गर्म किया है तो गर्म करते ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो फाइनली आपके टेम्परेचर में ही रिजल्ट होगी। ठीक है जी। इसीलिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इस तरह से हमारा एक सेपरेट टॉपिक हुआ केटीजी में। तो इसको गर्म किया तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो आपने बाहर से मेजर कर लिया, पर अंदर क्या हुआ है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ गई। तो इंटरनल एनर्जी का नंबर आता है हीट का और वर्क का। हीट तो पहले से भी क्लियर था, पहले भी हम देख चुके हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट क्या है कि भाई एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने बर्नर जलाया तो ज्यादा हॉट एरिया हो गया, मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, और पिस्टन के अंदर जो गैस बनी है वो लो टेम्परेचर का जोन हो गया, तो हीट जो है आपकी हाई से लो टेम्परेचर की तरफ चल देगी।
तो हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सराउंडिंग आपका ये हुई क्या सब सिस्टम वगैरह, और सिस्टम क्या है फिजिक गैस। जबकि वर्क क्या है, तो वर्क उस हीट से अलग क्यों है? वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर अबाउट, वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट बाय मींस, कौन सा मींस? जो कम से कम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुआ है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का तो एंटायर क्रेडिट उन्होंने हीट को दे दिया, पर उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो लिखा रखा है ना कि भाई पुली से एक रस्सी बांध के इस तरीके से वर्क हो रहा है, हाँ तो इसमें हीट का तो कोई योगदान है नहीं, ठीक है। या मैं इसमें बड़ा सा पत्थर जैसा रख दूं, वो इसको दबाएगा या नीचे का मूवमेंट हो जाए, तो उस प्रोसेस में भी हीट का कोई योगदान नहीं है। तो दोनों ये एनर्जी ट्रांसफर के तरीके हैं, इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, इसमें टेम्परेचर ही इन्वॉल्व नहीं होगा सर। टेम्परेचर के अलावा कोई मैकेनिकल मींस इन्वॉल्व हो सकता है, बट टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से तीनों चीजों क्लियर कर दूं। इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी यू जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, या फिर चेंज लेंगे तो वो इसके प्रोपोर्शनल है। हीट वो एनर्जी ट्रांसफर है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुई, और वर्क वो एनर्जी ट्रांसफर है जो कि सिर्फ एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पैदा नहीं हुआ और मैकेनिकल वर्क की वजह से कुछ हुआ है, ठीक है जी। तो ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर के तरीके हैं। अब ये बहुत काम का है, तो इसको एक बार आप नजर डालिए, इसको हम पूरे को डिटेल में लेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू एनी सिस्टम। सिस्टम वही पिस्टन सिलेंडर की सराउंडिंग के बीच में हमने कोई गैस भर रखी है जिसका की एड्रेस प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, जो कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है उसमें, अप्लाइड टू एनी सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम और टू द सराउंडिंग, यानी या तो वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है या फिर सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, ठीक है जी। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप उसमें लगा रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी पिछले फिगर में दिखाया था कि वो बर्नर जल रहा था, हीट दे रहे थे आप, तो हीट दे रहे होंगे तो क्या होगा, उससे एक तो जो अंदर मॉलिक्यूल भरे होते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ गया, तो यानी इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। साथ ही अब क्योंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया, तो उन्होंने क्या करा, पिस्टन को धक्का मारा तो मूवमेंट हो गया पिस्टन का, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो मैंने आपको इस जगह पर ये फिगर बताया था अभी, ये वाला देखिए, ये रहा। तो आपने ये तो हीट दी है, तो इस फिगर में देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये तो आपने हीट दी, उस हीट के चलते मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ गई, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई डेल्टा यू बढ़ गया, ठीक है जी। मान लो आपने हीट देने को हम पॉजिटिव मानते हैं, और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ गया या वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया, तो पिस्टन का मूवमेंट हो गया, तो हम कहेंगे भाई इसने वर्क भी कर दिया। तो इस तरीके से ये क्यू है, टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और पिस्टन का मूवमेंट हो गया, इसका मतलब सिस्टम ने वर्क कर दिया। तो ये थे तीनों के तरीके। ये हीट आपने सिस्टम को दी, ये सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया जिसको कि आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखाया, और ये सिस्टम ने वर्क किया। अब इनके प्लस या माइनस साइन भी होंगे, ठीक है जी। यदि सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो हम उसको प्लस कहेंगे, ठीक है जी। तो सप्लाई यदि आप सिस्टम को कर रहे हैं, सप्लाई टू सिस्टम, तो उस केस में क्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव। और यदि सिस्टम रिजेक्ट कर दे हीट को, तो रिजेक्टेड बाय सिस्टम, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका क्यू नेगेटिव। ऐसे ही सिस्टम वर्क कर दे तो वो पॉजिटिव है ना, तो वर्क डन बाय सिस्टम, यानी इस सब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम हमारा हीरो है, ठीक है जी। तो सिस्टम वर्क कर रहा है, तो पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म में ये जो गैस भरी हुई है उस सिस्टम को आप हीरो जैसा मान लो। ये उसने अपने हाथों से, कहता ना श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया, तो वैसे ही मान लो कि हमारा हीरो है, इसने पिस्टन को उठा दिया, तो पूरी पब्लिक ताली बजाएगी, अरे वाह हीरो ने कितना बड़ा पहाड़ उठा दिया, ठीक है जी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम भी पॉजिटिव होगा, कोई सप्लाई कर रहा है सिस्टम को। जबकि डेल्यू की पॉजिटिविटी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेल्यू पॉजिटिव होगा, समझ गए।
और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इतनी सी बात। अब इसमें देखते हैं कि इन तीनों में से कौन स्टेट डिपेंडेंट है और कौन से पाथ डिपेंडेंट है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं, जबकि डिस्टेंस में अपन पाथ भी देखते हैं। ठीक है जी। तो वैसे कैसे अब यहां पर देखिए, जो del u होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो del u जो है, del u डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो del u जो होता है डिस्प्लेसमेंट की तरह है एक्चुअली। तो del u निकालते वक्त सिर्फ आप क्या करते हैं, वैसे ये फॉर्मूला तो यही, तो बस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यहां लिखना है आपको। तो इनिशियल से फाइनल का जो पाथ है टेम्परेचर का, उससे हमको मतलब नहीं है। तो इट इज जस्ट स्टेट डिपेंडेंट। ठीक। जबकि del Q और del W दोनों ही आपके पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो दे बोथ डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। इसका मतलब यह है, अब इसको फॉर्मूले में देखिए, इसका मतलब है कि del Q माइनस del W किस पर डिपेंड करेगा। तो तीन बातें हुई ना भाई, del U किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पर। del U और del Q किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर। ये लिख दिया अपन ने पाथ, ये भी लिख दिया पाथ। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पर। अब मैंने क्या डिफरेंस कर दिया, del Q माइनस del W क्या होगा, del U। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि del Q माइनस del W किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे आएगा, वो del U पे डिपेंड करता है, यानी कि वो स्टेट डिपेंडेंट है। इस पे बेस अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे अभी अपन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन नाम की टर्म आएगी, एक प्रोसेस है ये भी, जो कि वेरी 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 स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। तो अब उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में नाम समझिए आइसोथर्मल, थर्मल का होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। तो जब टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा, और अभी हम सीख के आए कि del U जो होता है वो NCV डेल्टा T है। अब टेम्परेचर बदल नहीं रहा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो del U भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपको दिखेगा तो उसमें del U जीरो होता है। यदि del U जीरो हो तो यहाँ जीरो रखते हैं, तो दी गई हीट सीधी की सीधी वर्क में काम करने में आ जाती है। वर्क क्या होगा इस केस में, वही पिस्टन का मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका तो टेम्परेचर बदल नहीं रहा है इस वाले केस में। तो जो भी बर्नर हीट देगा वो सारी सारी बस पिस्टन की मूवमेंट में काम में जाएगी। और पिस्टन की मूवमेंट का जो वर्क होता है वो एक्चुअली यही होता है, PdV U इंडिकेट कर देते हैं। और ये प्रेशर कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा, P डेल्टा। तो वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय सिस्टम। तो वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और यदि वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है जैसे आइसोबैरिक में, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा P, और अंदर dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये तो बात थी किसकी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। अब अगला जरा देखिए आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट के केस की हम बात ले लें। तो यदि ये पिस्टन का मूवमेंट इजीली हो रहा हो, तो मूवेबल पिस्टन हो, तो प्रेशर आपको क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है इस केस में। अदरवाइज जो पानी उबालते हैं ना, मान लीजिए सुबह चाय बनानी है तो पानी उबाला आपने, तो वो भी कौन सा प्रोसेस कराएगा, आइसोबारिक। क्यों, वो कमरे का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट ही बना रहता है, 1 एटमॉस्फेयर है ना, क्योंकि कमरा या आपका पूरा मोहल्ला एक बड़ा रिजर्वायर की तरह है, भाई बड़ा एरिया, तो उसमें पूरे में गैस एयर का प्रेशर सब में एक से ही बना रहता है, भले किसी घर में चाय बन जाए चाहे कॉफी बन जाए, तो प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा चाय बनाने से पहले की चाय बनाने की बात में। तो यहाँ पर जरा देखिए प्रेशर कांस्टेंट है तो इंडिकेशन के बाहर चला गया P, जो भी मैंने यहाँ पर बताया था, और अंदर से चेंज इन वॉल्यूम आपका है। अब हम देखेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड प्रोसेसेस। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बाय स्टेट वेरिएबल्स। और जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो मैं पहले आपको बता चुका, सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास इस तरीके के हम लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल वेलोसिटी या पार्टिकल के कोऑर्डिनेट वगैरह को हम नहीं लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, और मैक्रोस्कोपिकली ही इनको ही मेजर कर लें वो अच्छा रहता है सिस्टम के लिए।
स्टेट वेरिएबल को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी? पीवी प्रेशर मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस की जो इक्वेशन है जो सारे वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है, तो वो कहलाती है आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो पहले तो स्टेट वेरिएबल पीवीटी, उनको कनेक्ट करने वाली इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगी। अब कभी भी कोई प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या है कि भाई गैस को यहां से वहां तक लेगा, यानी यहां पर उसके मान लो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये थे और आपने कुछ प्रोसेस किया, कुछ चेंज किया, हीट दी या जो भी किया, तो कुछ समय बाद ये उसके स्टेट वेरिएबल हो पी बीटी, तो इसको हम यहां से यहां तक जाने को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। पर वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा? क्वासी स्टैटिक होगा, यानी इतना स्लो होगा कि ऐसा लगेगा तो मर गया है। मर गया मतलब हो ही नहीं रहा, यानी आप टेम्परेचर भी बदलोगे तो बहुत धीरे 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 बदलोगे। जैसा कहता है ना वो बीरबल की खिचड़ी, कि वो हांडी बहुत ऊपर लटका दी गई और वो नीचे 50 फीट नीचे दिया जला दिया, तो वो दिए का टेम्परेचर वहां तक क्या पहुंचेगा? ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को हम क्या मानेंगे? क्वासी स्टैटिक। क्योंकि क्वासी स्टैटिक नहीं मानेंगे ना, तो हम जब भी किसी पीवीटी का मेजरमेंट करने जाएंगे, स्टेट वेरिएबल का मेजरमेंट करने जाएंगे, तो वो रीडिंग फ्लक्चुएटिंग आएंगी। ठीक है, तो वो रीडिंग फिक्स कब आएंगी? जब हम प्रोसेस को बहुत स्लो माने, यानी कोई भी चेंज कर रहे हैं तो बहुत धीरे 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 करेंगे, तभी जाकर सिस्टम हमेशा थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा विद द सराउंडिंग। ठीक, और सिस्टम का सराउंडिंग के बीच में यदि प्रेशर टेम्परेचर में कोई डिफरेंस होगा तो वो बहुत ही छोटा, ये मतलब है इनफाइनाइटेसिमल का, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट डेड जैसा है, जिससे कि हमको हमेशा यूनिक रीडिंग मिले। तो इसके लिए जो डिफरेंस है या जो चेंज होगा वो बहुत ही छोटा रखना होगा। अब ये प्रोसेस आज तो सिर्फ आपको झांकी दिखा रहे हैं, बाकी अगले टर्न पर ही मेनली डिस्कस करेंगे हम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो हम आपको बता ही चुके, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द सिस्टम, क्योंकि जो रिजर्वायर जो लेंगे ना वो बहुत बहुत बड़ा होगा, इसके लिए हमने क्या करा? मेटेलिक सिलेंडर को किसी बहुत बड़े लार्ज रिजर्वायर के ऊपर रख दिया, तो उस मेटेलिक सिलेंडर के अंदर छोटा मोटा चेंज भी होगा ना, तब भी उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़े रिजर्वायर पे रखा हुआ है और उस रिजर्वायर की हीट कैपेसिटी क्या बहुत लार्ज है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लास्ट की इतनी सी बात कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक में यूनिट से पकड़े कि भाई बात किसकी यूनिट थी? प्रेशर की। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका क्या होगा? तो प्रेशर विल बी केप्ट ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम होगा उसको हमें कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। साथ ही यदि सिस्टम जो है अपनी सराउंडिंग से यदि आइसोलेटेड होगा, इंसुलेटेड होगा, such that no heat flows between the system and the surrounding, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक बोलेंगे। ये क्या बहुत फास्ट हुआ, जबकि आइसोथर्मल वाला प्रोसेस जो बहुत स्लो हुआ। तो फास्ट होने से एडियाबेटिक क्या होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल क्या होगा, एकदम टायर फटा, तो टायर फटते ही इमीडिएटली जो अंदर की कंप्रेस्ड गैस थी वो सराउंडिंग में फैल जाती है। या कोल्ड ड्रिंक को हमने ओपन किया, तो जैसे ही ओपन किया पहले तो वो उसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोनेटेड गैस भरी हुई थी, जैसे ही खोल दिया एकदम से वो एनवायरनमेंट में फैल गई, तो उनको इजीली मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिला। इट वाज वेरी फास्ट प्रोसेस, तो सिस्टम और सराउंडिंग बीच में हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिल पाया। तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनामिक्स का। आज के लिए बस इतना ही, और अगले टर्न पर हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट और ये सब देखेंगे। तो आई एम निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।